गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, माय नेम इज ममता पमार और मैं डीआईटी यूनिवर्सिटी में हूँ। तो आज हमारे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर तरुमे घोषाल, जो कि डीआईटी यूनिवर्सिटी से हैं और एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है स्मार्ट सिटीज एंड स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन नेक्स्ट डिकेड। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना एक्सपीरियंस एंड नॉलेज स्टूडेंट के साथ शेयर करें सर, प्लीज। थैंक यू। Thank you all. Am I audible to everyone? Please raise your hand. बेटा गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सब लोग आप? बात कर सकते बेटा? आप लोग कैसे हो सब लोग? जीआईसी पटकोट, आप माइक लेके बात करें बच्चे। जी जीआईसी सोमेश्वर, आप भी माइक लेके रेडी रहें। यस सर। ठीक है। ओके, सो बेटा आज जो टॉपिक है वो है स्मार्ट सिटी। तो क्या आप कोई बता सकते हैं कि स्मार्ट ये वर्ड क्यों यूज होता है स्मार्ट सिटी में? कोई बता सकता है आप में से? हेलो सर, जहाँ हर चीज अवेलेबल हो। जी करेक्ट। कोई और बता सकता है कोई? ओके बेटा, आप देख सकते हो ये जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है स्मार्ट सिटीज एंड स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन नेक्स्ट डिकेड। तो ये जो स्मार्ट वर्ड है, ये स्मार्ट वर्ड जनरली हम लोग कैसे यूज करते हैं? हम किसी को बोलते हैं स्मार्ट, ठीक है, बट वो स्मार्ट बोलना और सिटी, स्मार्ट सिटी होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। स्मार्ट सिटी और स्मार्ट पर्सन, इन दोनों वर्ड में बहुत अंतर है। ये जो स्मार्ट वर्ड है, ये स्मार्ट वर्ड इसलिए यूज होता है कि हम जिस सिटी में रहेंगे उस सिटी में जितना भी हमारे पास रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस हमारे करंट जो जेनरेशन है, जो आज की पीढ़ी है और हमारे जो अगला पीढ़ी है, उस सबके लिए इक्वली सबके पास होना चाहिए और उसको शेयरिंग भी हम इक्वली करें। ये एक जो ऑब्जेक्टिव है, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल को डिसाइड किए हैं और उस 17 गोल में से कई सारे गोल है, कई जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसके रिलेटेड है। उसके अलावा भी कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसमें से कई सारे मुद्दे ऐसे हो सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी, कई मुद्दे ये हो सकता है कि सोशल जस्टिस एंड पीस, ठीक है। अब उसमें से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो डायरेक्टली पर्यावरण के रिलेटेड है। अब ऐसा ये जो पर्यावरण के रिलेटेड जो एसडीजीज है, जैसे मान लीजिए एसडीजी 6 जो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का है, ठीक है, एसडीजी 7 एनर्जी के ऊपर है। तो ऐसे ही तो ये सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपके स्मार्ट सिटीज के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज में आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। ओके, वीडियो से पहले एक बार आप ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आप लोग जो रिमोटली बैठे हैं सब लोग देख पा रहे कि ये डायग्राम में क्या क्या लिखा है इसमें? यस सर। जो डायग्राम में क्या क्या चीज लिखा है बेटा? अगर कोई पढ़ सकता है तो एक एक करके बताइए। कोई एक अगर आप बता सकते हैं तो फिर मैं उसके बाद रिपीट करूंगा, और नहीं तो मैं ही बताऊंगा। कोई एक बता सकता है? कोई एक पॉइंट? सर हाँ, बताइए क्या लिखा है इसमें? हेल्थ सर, जी स्मार्ट बिल्कुल, हेल्थ, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। जी बिल्कुल, पब्लिक सेफ्टी, जी बिल्कुल, स्मार्ट बिल्डिंग्स, ओपन डाटा, जी बिल्कुल, ट्रैफिक मैनेजमेंट। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ दिस पॉइंट्स आर देयर। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं आज के डेट में एक पॉइंट अभी ले रहा हूँ। देखिए, एयर पोल्यूशन, जो वायु प्रदूषण है, ठीक है। वायु प्रदूषण आज के डेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है।
अगर कोई बच्चा अगर रिसेंटली न्यूज़पेपर पढ़े हैं तो आप वो जान सकते हैं कि आगे अभी जो एक रिपोर्ट निकला है, उस रिपोर्ट में दिल्ली जो है हमारे कैपिटल सिटी, उसमें सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण मिला है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है आज के डेट में। क्यों, कोई बता सकते हैं आज के डेट में जितना भी सिटीज है उसमें वायु प्रदूषण क्यों हो रहा है? कोई बता सकते हैं क्यों हो रहा है? जंगलों पे आग लगने से। जी जी बिल्कुल सर, जंगलों पे आग लगने से और गाड़ियों के धुएं से। जी। जंगल पे जो आग लगता है बेटा, उसमें डायरेक्टली वो शहर में तो नहीं है, बट जो मेन आपने बताया कि जो गाड़ियों का धुआं है, इसमें से यही सबसे मेन सोर्स है पॉल्यूटेंट का। तो इसको रोकना है। तो हम जो स्मार्ट सिटी बता रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी का मतलब ये है कि ऐसा हमारे पास मैकेनिज्म हो या ऐसा हमारे पास कोई सिस्टम हो जिसमें से हम जिस शहर में रहे उस शहर में हम स्वस्थ रहे और उस शहर का जो भी पर्यावरण है वो प्रदूषित ना हो। ठीक है, और जितना भी हवा है, पानी है, ये सारे हमारे जीवन के लायक हो। नहीं तो फिर क्या होता है कि वही चीज हमारे लिए मतलब हमारे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज की तरह काम करता है। आप देखोगे कि बहुत लोगों को बहुत प्रदूषण से बहुत प्रॉब्लम होता है। किसी को दमा की बीमारी होता है, किसी को हार्ट की समस्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसा चीज होता है कि जो प्रदूषण से आता है। ठीक है, तो ये हम चाहते हैं कि हम लोग जो स्मार्ट सिटी हो उस सिटी में ना हो। और एक चीज आपको, आप देखिए यहाँ पे और एक पॉइंट है, यहाँ पे देखिए कि लिखा है कि स्मार्ट एनवायरनमेंट। तो स्मार्ट एनवायरनमेंट का ये मतलब है कि आप ऐसा घर बनाए जिस घर में आप अगर उस घर में नहीं है तो उस घर में जो आपके जो लाइट है या फैंस जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो अपने आप बंद हो जाए। मान लीजिए कि आप घर से निकल रहे हैं और घर से निकलते ही आप किसी कारण से कि आप अपना फैन का स्विच बंद करना भूल गए हैं या लाइट का स्विच बंद करना भूल गए हैं, तो ऐसे में क्या होगा? आप तो ऑफिस चले गए या स्कूल चले गए, पूरे दिन ये मतलब इलेक्ट्रिकल का जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो वेस्टेज हो जाएगा। तो ये पर्यावरण के लिए सही नहीं है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी आपका यूज होगा उतना ही उसका प्रेशर पड़ेगा कोल के ऊपर। उतना आप कोल निकालेंगे, उतना आप पेड़ काटेंगे, तो वो पर्यावरण के ऊपर इनडायरेक्ट इफेक्ट है। तो इसीलिए आज जो स्मार्ट सिटीज है, सारे स्मार्ट सिटीज आजकल स्मार्ट डिवाइसेस वहां पे यूज हो रहा है, सेंसर बेस्ड। वो सेंसर बेस्ड क्या होता है? अगर आप घर में कोई नहीं है तो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। समझ में आया क्या क्या स्मार्ट एनवायरनमेंट का मतलब? आपको समझ में आ रहा है स्मार्ट एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? अगर आप घर में नहीं है तो इलेक्ट्रिकल जो भी अप्लायंसेस है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सिमिलरली आप मान लीजिए कि आपके घर में आप अपना इनर जो एनवायरनमेंट है उसको आप अपने हिसाब से चेंज करना चाह रहे हो, तो उसमें भी सेंसर बेस्ड होता है। वो सारे आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से आपके जो घर का टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, ये सारे चेंज कर देगा। ये बोलते हैं स्मार्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्मार्ट एनवायरनमेंट। फिर अब देखिए दूसरा यहाँ पे लिखा है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट। आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जितना भी शहर है, आप देहरादून ले लीजिए, हरिद्वार ले लीजिए, ये जितना भी शहर है यहाँ पे इतना ट्रैफिक हो रहा है कि जो आपके जो गाड़ियां है, गाड़ियों का कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, जितना रोड का कैपेसिटी है, जितना मतलब उसका सिटी का डायमेंशन है, उससे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, बाहर के स्टेट से आ रहा है, तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो एक स्मार्ट सिटी का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अच्छा से प्लानिंग करें। और देखिएगा कि मतलब अगर कई सारे अगर ट्रैफिक अगर बढ़ जाता है, हो सकता है कभी कभी रास्ते में दिक्कत होता है। ठीक है, तो ऐसा हम मतलब शहर बनाना चाह रहे हैं जिस शहर में कोई भी रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कहीं किसी रास्ते से जा रहे हैं और मतलब रात के समय अगर किसी का हेल्थ प्रॉब्लम हो गया,
तो उस रास्ते के आसपास या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर हेल्थ फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है, कोई इमरजेंसी में हम उसको यूज कर सके। तो ऐसे ही डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है स्मार्ट सिटीज का। तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होता है। एक तो होता है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी मैनेजमेंट, फिर होता है वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, उसके बाद आपका जो ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सारे जो चीज कंपोनेंट आता है ये स्मार्ट सिटीज का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक बेटा, इतना तक किसी का क्वेश्चन है जो मैंने बताया? सबको समझ में आया स्मार्ट सिटी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? हाथ उठाइए बेटा या रिस्पॉन्ड करिए। किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपने हैंड रेज करें। ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स के। बेटा किसी को क्वेश्चन है इसमें जो मैंने बताया? नो सर। ओके, तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं। तो मैं एक अगला स्लाइड में एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आप लोग प्लीज इस वीडियो को थोड़ा अच्छा से देखें। इस वीडियो में कोई साउंड नहीं है, तो आप जस्ट वीडियो को देखें। ये एक स्मार्ट सिटी का एनिमेशन है। ओके बेटा, और एक मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। This is tomorrow morning, and you are brushing your teeth, and at the same time, the city is cleaning itself. Tomorrow, your city will be in your smartphone. You can check the city status, traffic, and air pollution. In the same breath, you will find booking your smart vehicle as easy as ordering food. You'll drink your last sip of coffee, and your smart vehicle will already be waiting for you. Tomorrow, your day will get off to a more enjoyable start. As you drive through town, you can check your personal footprint or actively participate in city issues. There is no rush hour in the morning, no waiting, and no traffic jam. Everything is completely connected and communicates with everything else. Tomorrow, your city will have mobility hubs at every corner. They are a flexible, all-around offer for your personal transport. You can choose and switch whenever you want. Later tomorrow, you are working on your next great idea, while your smart city administration can optimize the city with smart workflows and processes. Everything is in flow. The smart city empties the rubbish bins by itself. It knows where many vehicles are needed and where not. Tomorrow, the air in cities will be clean, and parking spaces will become parks. The entire infrastructure is managed decentrally. Tomorrow, the cities will be safer and more worth living in. Tomorrow is great. ओके बेटा, तो मैंने ये छोटा सा 2 वीडियो चलाया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। किसी से मैं भी यूट्यूब से लिया हूँ ये 2 वीडियो। तो ये वीडियोस में आपको समझ में आ रहा होगा कि एक स्मार्ट सिटी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जो मैं आपको अभी तक समझा रहा था वही आपको एनिमेशन के माध्यम से मैंने आपको दिखाया कि क्या होना चाहिए। एक स्मार्ट सिटी, आजकल आप देखते हो कि बहुत जगह पे कूड़ा कचरा इधर उधर गिरा रहता है, कूड़ा कचरा सही से क्लीनिंग नहीं होता होगा, ठीक है, बट स्मार्ट सिटी में ऐसा नहीं है। अगर आपके घर के आसपास कोई भी कूड़ा कचरा तो पहले होगा ही नहीं, उसका एक सिस्टमेटिक मैकेनिज्म रहेगा कि कैसे कूड़ा कचरा को कलेक्ट किया जाए, उसको प्रोसेसिंग किया जाए, ताकि आपके घर के सामने कोई भी आपके जो घर के आसपास का जो पर्यावरण है वो कभी भी दूषित ना हो और आपको कभी भी असहजता महसूस ना हो, ठीक है। तो अब मैंने आपको जो वीडियो अभी जो एनिमेशन दिखा रहा हूँ, अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो स्क्रीन में डिफरेंट एनिमेशंस है, ये एनिमेशंस है एक स्मार्ट सिटी में सिविल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आज के टॉपिक है स्मार्ट सिटी में सिविल इंजीनियर्स का क्या स्कोप है। तो आप देखिए बेटा, इसमें जो डिफरेंट एनिमेशंस दिख रहा है, पहला एनिमेशन दिख रहा है कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन।
आप स्मार्ट सिटी में ऐसा बिल्डिंग बनाना चाहोगे जो बिल्डिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। आप जो घर बनाते हो, घर बनाने के लिए जो भी आप मटेरियल्स यूज करोगे वो मटेरियल्स पर्यावरण को दूषित ना करे, ये आपका सबसे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, जो भी आप घर बनाएंगे वो घर का भी एक लाइफ होता है। घर जैसे हमारे सबका एक जीवन काल होता है, घर का भी एक जीवन काल होता है, ठीक है। हो सकता है 20 साल, 30 साल, 50 साल, जो भी उस जीवन काल निर्धारित है। तो जितना भी निर्धारित है जीवन काल, उतना उसका जीवन काल मतलब होना चाहिए, मतलब रियलिटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कल गिर जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोई भी घर बनाएगा, घर बनाने के लिए इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, तो कोई नहीं चाहेगा कि घर 3 दिन बाद या 2 साल बाद या 10 साल बाद गिर जाएगा, ठीक है। तो आपके घर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सस्टेनेबल बिल्डिंग प्लान होना चाहिए। फिर देखिए जो सेकेंड इमेज है उसमें पानी। हम लोग जब पहले सुबह जगते हैं, उस सुबह जगने के बाद पानी पीते हैं। ये पानी ड्रिंकिंग वाटर है, पीने लायक पानी है। ये पीने लायक पानी आजकल घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है? क्योंकि जगह जगह प्रदूषण हो रहा है और पानी का वेस्टेज हो रहा है। पानी मतलब हम लोग कभी देखते हैं कि रास्ते में पानी गिर रहा है, नल से पानी गिर रहा है, बट हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता कि उस नल को बंद करें, ठीक है। या हो सकता है हमारे कोई दोस्त नल खोल के चला गया, बट हम लोग का इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है कि उस नल को बंद करें। तो इससे पानी का वेस्टेज होता है, ठीक है। तो इसको बंद करना है। एक तो पानी का वेस्टेज बंद करना है। सेकेंड, पानी जो हमें मिल रहा है वो पीने लायक हो। आजकल जितना भी नदियां है, जितना भी आपके झरने हैं, ठीक है, जितना भी आपका तालाब है, कहीं ना कहीं पानी का जो सोर्स है, पानी कम होते जा रहा है। और जितना भी पानी है वो पानी भी दूषित होते जा रहा है। क्योंकि किस लिए होता है? आइदर तो आपके घर से कूड़ा कचरा या जो भी आपके वॉशरूम से जो भी पानी निकलता है वो पानी कहीं ना कहीं मिक्स हो रहा है। आइदर कहीं पे पाइप लीकेज है या कहीं पे कोई मतलब प्लानिंग नहीं है, उसमें डायरेक्टली पानी के सोर्स में मिक्स हो रहा है। इसके कारण पानी प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। तो अगर पानी प्रदूषित हो गया तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि पानी का नाम ही जीवन है। और पानी अगर प्रदूषित हो गया तो जीवन को ले भी सकता है, क्योंकि पानी से सबसे ज्यादा वाटर बॉर्न डिजीजेस होता है। तो हम चाहते हैं कि वेस्ट हमारे जो स्मार्ट सिटी हो उसमें जो पानी आए वो पीने लायक हो और पानी का क्वांटिटी सफिशिएंट हो और उस पानी कभी प्रदूषित ना हो। ऐसे हम मैनेजमेंट बनाए ताकि पानी कभी भी प्रदूषित ना हो, ठीक है। जो तीसरा इमेज है उसमें आप दिख रहा है कि रास्ता। आप ऐसा रास्ता कभी ना बनाए कि रास्ता दो दिन में उखड़ जाए, ऐसा बिल्कुल ना बनाए, ठीक है। हम चाहते हैं कि रास्ता ऐसे बने ताकि 10 साल, 20 साल, 25 साल जो भी उसका जीवन काल निर्धारित है वो जीवन काल हो उसका, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि रास्ता खराब हो जाएगा तो उसमें एक्सीडेंट का आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, ज्यादा एक्सीडेंट होने लगेगा, ठीक है। तो उसमें जान मान जाने का ज्यादा खतरा है। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी में रास्ता ऐसा हो एकदम स्मूथली गाड़ी चले और प्लानिंग के साथ गाड़ी चले और उसमें कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा हो और उसमें कोई भी एक्सीडेंट ना हो, 0 एक्सीडेंट, ठीक है। फिर आप देखो जो आपका चौथा वाला इमेज है स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन। स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन का ये मतलब है हम चाहते हैं कि गाड़ी, हमारे जो व्हीकल्स है वो ऐसा हो कि प्रदूषित ना करे। इसलिए जगह जगह आजकल डीजल कार बंद हो रहा है, आपको पता है। और हम लोग रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। आपको सभी पता है कि हमारे जो ऑनरेबल गवर्नमेंट में क्या किया, मीरठ में अभी जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम चालू हुआ है, रैपिड रेल सिस्टम चालू हुआ है। एक बहुत ये प्रोग्रेसिव स्टेप है जिसके कारण हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। हमें ज्यादातर आज के डेट में भी बहुत जगह पे डीजल इंजन रन करते हैं ट्रेन में, रेलवे में। वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक इंजन से रिप्लेस हो रहा है क्योंकि डीजल से बहुत ज्यादा प्रदूषण निकलता है, ठीक है। हम आजकल ज्यादातर लोग खरीद रहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। आपको पता है बैटरी से चलता है, सोलर पावर से चलता है। ये ऐसा हम लोग व्हीकल्स चाहते हैं जिसके कारण कभी भी मतलब प्रदूषण ना बढ़े,
ठीक है। जो फॉसिल फ्यूल है, क्या क्या फॉसिल फ्यूल होता है, कोल होता है, पेट्रोल, डीजल होता है, ये सब में ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा प्रदूषण फैलता है, इसको कम करना है। इसलिए हम अभी सोलर पावर की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रोजन ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स है, अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे हाइड्रोजन ट्रेन को लाया जाए। इससे हमारे क्या होगा, प्रदूषण कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और हम एक अच्छे, हमारे जो अगला पीढ़ी है और अभी का जो पीढ़ी है उसके लिए हम एक अच्छा एनवायरनमेंट या पर्यावरण निर्धारित कर सकेंगे। फिर आप देखो कि जो नेक्स्ट इमेज है उसमें डैम और रिजर्वायर है। डैम और रिजर्वायर में क्या होता है, आपके जो पानी का सोर्स है, ये पानी का सोर्स कहाँ से आता है, ये आता है नदियों से। अब नदियों में आपको ऐसे तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसमें क्या होता है कि नदियों का पानी कभी कभी कम, सीजन के साथ कम होता है, ज्यादा होता है, एक जैसा नहीं रहता है। ठीक है, बहुत सारी नदियां हैं जो ग्लेशियर से आता है, बहुत सारी नदियां हैं जो आपके मतलब बारिश के वजह से आता है। तो इस ऐसा नदियों में आप कैसे इंश्योर करें कि भाई आपका जो पानी आए वो मतलब सफिशिएंट आए, क्वांटिटी में आए और क्वालिटी भी अच्छे हो। तो इसके लिए हम लोग डैम और रिजर्वायर बनाते हैं। तो आप देखिए, डैम और रिजर्वायर बनाना भी सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट डोमेन है। ये ट्रांसपोर्टेशन भी सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पोर्टेंट डोमेन है। वाटर, आपको जो पानी है, पानी आपको कैसे अच्छा क्वालिटी मिले, अच्छी क्वांटिटी मिले, ये भी इंश्योर करना सिविल इंजीनियरिंग का इम्पोर्टेंस है। आप जिस घर में रहेंगे वो घर भाई आपके उसका जितना जीवन का निर्धारित है उतना दिन तक रहे, इसको इंश्योर करना भी सिविल इंजीनियरिंग का ये डोमेन है। फिर आप देखो लास्ट वाला, ये लास्ट वाला बेटा, ये जो लास्ट वाला जो एनिमेशन है, कोई बता सकता है क्या हो रहा है इसमें? लास्ट वाला कोई बता सकता है कोई क्या हो रहा है इसमें? इसमें जो एनिमेशन हो रहा है, जो लास्ट वाला एनिमेटेड फिगर, इसमें क्या हो रहा है, कोई बता सकता है? हाथ उठा के बताइए बेटा। बेटा कोई बता सकता है तो प्लीज बताइए। हाँ बोलिए। सोलर सिस्टम, इसमें एक सैटेलाइट पिक्चर दिख रहा होगा आपको। ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, ये हो रहा है रिमोट सेंसिंग। ठीक है, इसमें क्या है, दूर से हम इस कोई भी डेटा को हम देख पा रहे, महसूस कर पा रहे, एनालिसिस कर पा रहे, ये होता है रिमोट सेंसिंग। जैसे आप लोग अभी दूर में बैठे हो, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं ये भी रिमोटली सेंस्ड हो रहा है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग, रिमोट मतलब दूर में बैठे हुए कोई लोग या कोई भी सेंसर। ठीक है, दूर के पास, मतलब दूर में बैठे हुए भी आपको सारे काम वैसे ही हो रहा है जो पास में रह के हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है रिमोट वर्क। ठीक है, जैसे अभी हम रिमोटली बोल रहे और आप लोग रिमोटली सुन पा रहे, रिमोटली हम लोग बात कर पा रहे, ये भी एक बहुत इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये भी आपका स्मार्ट सिटी का प्लानिंग है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर कहीं दूर में जा नहीं सकते आप, अगर मान लीजिए, इसको कैसे आप पर्यावरण के साथ जोड़ेंगे? अगर मान लीजिए आप यहाँ पे मतलब अगर यहाँ पे हम लोग इस ऑडिटोरियम में अगर अरेंज करते, तो आप सभी लोग कहीं दूर दूर जगह से आप लोग गाड़ी लेके आते हैं यहाँ पे, और जितना आप गाड़ी लेके आते हैं उतना गाड़ी का प्रदूषण होता, गाड़ी से निकलता हुआ जो धुआं है वो प्रदूषण फैलता। बट आप ऐसा नहीं कर रहे, उसके बदले आप हमें रिमोटली सुन रहे हैं और आपसे भी हम रिमोटली बात कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है हम प्रदूषण को पर्यावरण में नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है, प्रदूषण को जोड़ने नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। रिमोटली जो क्लासेस होता है, रिमोटली जो जितना भी एजुकेशनल एक्टिविटीज हो रहा है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इसको कैसे पर्यावरण को दूषित ना करें। क्योंकि जितना व्हीकल्स यूज होगा, जितना एनर्जी यूज होगा, आप मान लीजिए कोई ऑडिटोरियम में बैठे हुए, अगर यहाँ पे 2000 बच्चे बैठे हुए, तो इतना ही आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज होगा, लाइट्स ऑन रहेंगे, फैंस ऑन रहेंगे, तो उसमें एनर्जी खर्चा होगा। तो ऐसा ना करके आप लोग रिमोटली बैठे हुए हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट की तरफ। ठीक है बेटा, तो ये सारे डायमेंशन जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के डायमेंशंस है। तो अगर आपको
स्मार्ट सिटी में पार्टिसिपेट करना है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में फ्यूचर में इन्वॉल्व होना है, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग का ये जो डायमेंशंस मैंने आपको शेयर किया है, ये डायमेंशंस को आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। उसमें क्या थियोरेटिकल नॉलेज है, क्या प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये सब आपको समझना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये होता है आपका प्रॉपर कैरियर प्लानिंग। ठीक है, अगर आपको करियर में सिविल इंजीनियर बन के स्मार्ट सिटी में कंट्रीब्यूट करना है, तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है आपका समाज के प्रति। क्योंकि आज के डेट में अगर स्मार्ट सिटीज नहीं रहेंगे तो कोई भी जो शहर है या सिटीज है वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता। ठीक है, दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता रहेगा। अगर हम स्मार्ट सिटी की तरह प्लानिंग नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा ही आता रहेगा। एंड उसके लिए फिर बाकी हमारे जो अभी का पीढ़ी है और अगला पीढ़ी है, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता ही रहेगा। तो ये आपको मैंने एनिमेशन के माध्यम से दिखाया कि आप सिविल इंजीनियरिंग अगर कौन सा डायमेंशन में आप ले सकते हो, कौन सा डायमेंशन में आप स्पेसिफिक एक्सपर्ट बन सकते हो। तो ये चीज आपको हमेशा माइंड पे रखना है। अभी मैं आपको डायरेक्टली लेके जा रहा हूँ जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, डीआईटी यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या हम एक्टिविटीज करवाते हैं बच्चे को, ताकि बच्चे ये जो स्मार्ट सिटी जो मैंने आपको फीचर्स बोला, आपको स्मार्ट सिटी फीचर्स में क्या क्या जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जो आपकी काबिलियत हो वो सही हो और उसको आगे जाके आप कैरियर के माध्यम से उसको एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, तो आप देखिए बेटा, पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अगर आप स्क्रीन देख पा रहे अच्छा से, ये है हमारे जितना भी गवर्नमेंट एजेंसीज है, ठीक है, वो सिविल इंजीनियरिंग को किस किस क्षेत्र में रिक्रूट करता है। ठीक है, मतलब आपको किस किस जगह पे जॉब मिल सकता है सिविल इंजीनियर बनने के बाद। आप देखिए वहाँ पे कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो उत्तराखंड में भी मौजूद है, और कई सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, जो सेंट्रल एग्जामिनेशन, स्टेट एग्जामिनेशंस होते हैं, उस एग्जाम के थ्रू गेट एग्जामिनेशंस होते हैं, उस एग्जामिनेशन के थ्रू आप ये सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एज ए सिविल इंजीनियर काम कर सकते हैं। तो आज के डेट में सिविल इंजीनियरिंग का बहुत अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट सेक्टर्स में, और गवर्नमेंट सेक्टर्स में हर एक साल कई सारे पोजीशंस निकलते हैं, कई सारे पोस्ट निकलते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप अगर सिविल इंजीनियरिंग करियर को चुनेंगे तो आप ये सारे एग्जामिनेशन देने के बाद ये जो डिपार्टमेंट का लिस्ट मैंने शेयर किया है, इस डिपार्टमेंट में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, और आपका जो अमूल्य योगदान है ये समाज को बनाने के लिए, शहर को बनाने के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, वो आप दे सकते हैं। ठीक है, अब हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डीआईटी यूनिवर्सिटी है, उसमें हम पीएचडी, एमटेक, बीटेक सारे चलाते हैं। आप देखिए बीटेक का भी हमारे जो स्पेशलाइजेशन है स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल सिटी प्लानिंग, ये हमारे डीआईटी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम चलता है। जो मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन किया, ये सारे जितना भी मैंने आपको डायमेंशन बोला, ये सारे डायमेंशन हम यहाँ पे पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल में भी करवा के दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स है, ये मैं इसमें नहीं जाऊंगा। ये देखिए बेटा, ये हमारे कई सारे लैब्स है, आप देख सकते हैं, कंक्रीट लैब, स्ट्रक्चर लैब, ट्रांसपोर्टेशन लैब, सॉइल लैब, एनवायरमेंट लैब, फ्लूइड मैकेनिक्स लैब, जियोलॉजी लैब, सर्वे लैब, कंप्यूटर लैब, इतना सारे लैब्स है। ठीक है, ये जैसे आप बिल्डिंग के लिए कंक्रीट लैब यूज करते हैं, स्ट्रक्चर लैब यूज करते हैं, रोड बनाने के लिए जो जो आपको पैरामीटर्स चाहिए उसको टेस्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लैब देते हैं। आपके जो घर बनना है, घर कहाँ पे बनना है, वो जो मिट्टी है, मिट्टी सही है कि नहीं है, अगर ऐसे ही बना दिया तो पता चला घर गिर गया, अगला दिन तो बिल्डिंग गिर गया, ऐसा कभी नहीं चाहोगे आप। तो उस मिट्टी को टेस्टिंग करने के लिए जो भी पैरामीटर्स है उसको सॉइल लैब में टेस्ट करते हैं। पानी का जो टेस्टिंग होता है, पानी का क्वालिटी सही है कि नहीं, पीने लायक है कि नहीं, ठीक है, एग्रीकल्चर के लायक है कि नहीं, उसके लिए टेस्टिंग करते हैं एनवायरमेंटल लैब में। फ्लूइड मैकेनिक्स लैब में हम तो टेस्ट करते हैं जो भाई आपके जो डैम्स, रिजर्वायर है, वहां से जितना भी चैनल्स लेके हम चैनल्स बना के जो एग्रीकल्चरल फील्ड में हम लोग पानी सप्लाई करते हैं, या जो भी सिटीज में
आपका पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए सप्लाई करते हैं, तो उसको कैसे बनाना है, उसका सारे चीज फ्लूइड मैकेनिक्स लैब में हम इसको बच्चे को सिखाते हैं। जियोलॉजी लैब में हम लोग ये करते हैं कि डैम और रिजर्वायर हर एक जगह बन सकता है क्या? क्या आप देखते हो कि डैम और रिजर्वायर किसी नदी में कभी भी बना सकते हो? ऐसा नहीं बना सकते आप कभी भी। डैम और रिजर्वायर बनाने के लिए आपको सही जगह चाहिए। वो एक पहाड़ी क्षेत्र होता है और उसमें अच्छा से चेक किया जाता है कि उस क्षेत्र में डैम बन सकता है कि नहीं बन सकता है। उसके लिए आपको जियोलॉजी, दैट मीन्स उस पहाड़ के जो कंपोजिशन है, उसका जो रॉक्स है, मिनरल्स है, उसको टेस्ट करना पड़ेगा। वो टेस्टिंग हम लोग करते हैं जियोलॉजी लैब में। फिर सर्वे लैब में हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि एक रास्ता बनाने के लिए लेबलिंग कैसे किया जाए। ठीक है, आपको किसी एरिया में एक सिटी किसी एरिया में रेसिडेंशियल एरिया बनना है, तो उस एरिया में अगर अंडुलेशन है, अगर उस एरिया में प्लेन जगह नहीं है, तो उसको प्लेन करने के लिए क्या उसका एलिवेशंस को या जो भी उसके जो लैंड लेवलिंग करना है, उसके लिए हम लोग पूरा सर्वे करते हैं। कैसे करते हैं? इसमें भी आपका लेबोरेटरी यूज होता है एज वेल एज रिमोट सेंसिंग डेटा, जो मैंने आपको दिखाया था सैटेलाइट के माध्यम से जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो डेटा भी यूज होता है। ठीक है, कंप्यूटर लैब में हम लोग बच्चे को सिखाते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी आपको पैरामीटर्स चाहिए उसको डिजाइन करे। बिल्डिंग ऐसे ही आप ईंट के ऊपर ईंट रखने से बिल्डिंग नहीं बन जाएगा, कोई मतलब सस्टेनेबल बिल्डिंग नहीं बनेगा। उस बिल्डिंग को अगर 4 स्टोरी बन रहा है, 6 स्टोरीज बन रहा है, 10 स्टोरीज बन रहा है, बहुत ऊंचा ऊंचा जो बिल्डिंग्स होते हैं, आप शॉपिंग मॉल देखते हो, ये शॉपिंग मॉल्स या जो भी और भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, उसको बनने के लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और प्लानिंग और डिजाइन चाहिए। वो डिजाइन बनता है कंप्यूटर लैब में। ठीक है, आप देखो ये सारे जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे लैब में मौजूद है, आप देख सकते हो। ये सर्वे का इक्विपमेंट्स है, आप देख सकते हो। मैंने इसको स्किप कर रहा हूँ। ये जियोलॉजी लैब में देखिए माइक्रोस्कोप है, एक रॉक्स का जो कंपोजिशन है उसको हम यहाँ पे देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर में। ठीक है, ये जो लैब्स है ये सारे लैब्स यूज होता है फ्लूइड मैकेनिक्स और अदर हाइड्रोलिक्स मशीन्स के लिए। ठीक है, आप देखिए आप यहाँ पे अगर आप एक सिविल इंजीनियर बनना चाहेंगे तो क्या क्या चाहिए? आप पहले जूनियर इंजीनियर बन सकते हो, फिर असिस्टेंट सिविल इंजीनियर बन सकते हो, स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन सकते हो, प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर बन सकते हो। ये आपके एक सिविल इंजीनियरिंग के करियर में कई सारे स्टेजेस हैं और ये स्टेजेस को आप तभी पार कर सकते हैं जब हर एक स्टेज को आप अपने क्वालिफिकेशंस, आपके जो कैपेबिलिटी है, जो आपकी दक्षता है, आपके जो स्किल्स है, वो स्किल के साथ आप उसको परफॉर्म करो। तो एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट्स में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट में अच्छा से आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, और ओनली समझना नहीं, आपको रियल टाइम में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट के माध्यम से। कई सारे लाइव प्रोजेक्ट्स होता है। ठीक है, आप कहीं पे इंडस्ट्री में जा सकते हो, प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हो, उस प्रोजेक्ट में आप रियल टाइम प्रॉब्लम के ऊपर काम कर सकते हो। हम अगर आप आपके आसपास कोई कम्युनिटी है, आप उस कम्युनिटी को उसके लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को आप एडॉप्ट करो। तो ये कई सारे स्टेजेस है एक सिविल इंजीनियरिंग की लाइफ में। ठीक है, देखिए हम लोग अपने लैब में टेस्टिंग वगैरह करते हैं बिल्डिंग का, डिफरेंट रोड्स जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिफरेंट रोड मटेरियल से उसका टेस्टिंग करते हैं। हमारे बच्चे देखिए जो हमारे स्टूडेंट्स है वो IIM में क्वालिफाई करते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स जो है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लाइक नमामि गंगे प्रोजेक्ट में वो लोग अपना जो अमूल्य योगदान देते हैं। फिर देखिए हमारे बच्चे LNT में जॉब मिलता है। देखिए यहाँ पे LNT आपको पता होगा प्राइवेट कंपनी में बहुत रिनाउंड कंपनी है, तो LNT में जॉब मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे कई सारे मैंने एनलिस्ट कर रखा है कि हमारे जो एलमनी स्टूडेंट्स है कई अच्छे कंपनीज में वो अपना करियर चुन चुके हैं और अच्छे पोजीशन में जा चुके हैं। ठीक है, कई सारे हमारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब में इन्वॉल्व है, जैसे जूनियर इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट पे है, उत्तराखंड गवर्नमेंट पे इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हमारे स्टूडेंट्स बाहर भी जाते हैं
अपना जो हायर स्टडीज करने के लिए, अगर कोई बीटेक के बाद एमटेक करना चाहे, कोई एमटेक के बाद पीएचडी करना चाहे तो बाहर भी जाते हैं, आईआईटीज एनआईटीज में जाते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, और उसके लिए जो भी उनको हेल्प चाहिए हमारे यूनिवर्सिटी से वो हेल्प हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आईआईएम में जाते हैं, बार्क जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कई सारे और इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जो आज के डेट के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, फिर आपके जो एसडीजी प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आप सभी को आज आप लोग घर जाके ये जरूर करेंगे कि आप अपना आप मतलब आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल से आप लोग सभी देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है और किस तरह से उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आप अपने कैरियर के माध्यम से उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जरूर देखिएगा प्लीज। आज के डेट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को छोड़ के हम जी नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ये लाइफ का पार्ट बन चुका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन ने दिया है, और हमारे जो आप जानते हैं कि हमारे जो ऑनरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट है इस बार G20 ऑर्गेनाइज किए थे, तो G20 भी उसी का पार्ट है। आप देखिए G20 में क्या क्या उसका क्या क्या एजेंडा था, जिसमें हम मतलब कई सारी डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके करियर के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो हम उसी रिलेटेड उस एसडीजीज के रिलेटेड फिर सस्टेनेबल सिटीज के रिलेटेड हम लोग कई सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो देखिए डिफरेंट इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किए हैं। ठीक है, डिजास्टर मिटिगेशन आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हो उत्तराखंड मतलब हिली टेरेन है, ठीक है, हिमालयन क्षेत्र है, और हिमालयन क्षेत्र में आए दिन भूकंप आते रहते हैं, आए दिन भूस्खलन आता रहता है। ठीक है, तो ये सारे चीज में कई सारे जान मान जाने का आशंका रहता है। तो ऐसे में कैसे इस नेचुरल डिजास्टर्स को प्रिवेंट किया जाए, नेचुरल डिजास्टर्स को कम किया जाए, ठीक है, ये सारे सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। अगर आप ये सीख सकते हो तो आप सोचो कि आपका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा समाज के प्रति। ठीक है, आप अपने घर के आसपास, अपने गांव में आप इसको सीख के अपना स्किल्स को दिखा सकते हो, अपना जो कैपेबिलिटी है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो कोई कई सारे प्रोजेक्ट के माध्यम से। किसी का आप जीवन शैली जो है वो सुधार सकते हो अगर आप ये सारे स्किल्स को एडॉप्ट किए। ठीक है, हम कई सारे वेबिनार्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि अगर आपके जैसे कोई जो बच्चे आ नहीं सकते, दूर में बैठे हैं, वो भी इस तरह का जो सेमिनार है, इस तरह का जो वर्कशॉप है, इस तरह का जो सेशंस है उसका फायदा उठा सके। हमारे कई सारे अचीवमेंट है, मैंने दिखा दिया, मैंने उसको और इलेबोरेट नहीं करूंगा। ये देखिए हमारे बच्चे कैसे सर्वे मतलब एग्जीक्यूट कर रहे, डिफरेंट प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे, इसका लाइव है। हम कई सारे गेस्ट लेक्चर अरेंज करते हैं हमारे यहाँ पे। हमारे बच्चे अभी रिसेंटली जो आप जानते हो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट बन रहा है, ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट विशनरी प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारा उत्तराखंड में कनेक्टिविटी बढ़ेगा। चार धाम प्रोजेक्ट का बहुत मतलब इम्पोर्टेंस है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये सारे जो लाइव प्रोजेक्ट्स है उसमें हम अपने बच्चे को लेके जाते हैं और सिखाते हैं बच्चे को कि भाई क्या चैलेंजेस है। एक टनल ऐसे ही नहीं बन सकता। ठीक है, आप जानते हो कि भाई अगर कहीं पे भी आप टनल बनाने के लिए जाओगे आप कोई पहाड़ी क्षेत्र में, उसमें कई भूस्खलन आ सकता है, कई सारे चैलेंजेस आ सकता है। तो उसको ना होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए वो सारे हम सिखाते हैं बच्चे को। ठीक है, बच्चे को हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज में लेके जाते हैं ताकि बच्चे लाइव सीखे। ओनली क्लासरूम इम्पोर्टेंट तो है ही, क्लासरूम में हम थ्योरी सिखाते हैं, प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं, बट आप जब लाइव कहीं पे जाओगे, साइट विजिट करोगे, तब वहां से ज्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलता है। ये सारे चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखना, आप कई इंजीनियरिंग और साइंस कोई भी स्ट्रीम ले लीजिए, जिस स्ट्रीम और इंजीनियरिंग में आप अगर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं सीख सकते या फिर लाइव प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। तो हमेशा कोई भी स्ट्रीम चुनिए, हमेशा ये जरूर देखिएगा कि उसमें कि लाइव जो प्रोजेक्ट्स है उसका ऑप्शन हो, प्रैक्टिकल का ऑप्शन हो।
आप कई जगह साइट विजिट करके अगर सीखने का ऑप्शन हो, ये सारे हमेशा ये इंश्योर करिएगा। हम कभी भी जब भी कोई भी स्ट्रीम चुनिएगा, वो स्ट्रीम में आप ये इंश्योर जरूर करिएगा कि आप ये सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिले सीखने का, ठीक है। तो ये सारे चीज है, जैसे ब्रिक प्लांट्स पे लेके गए थे, हम अपने बच्चे को सिखाए थे कैसे ब्रिक्स बन रहा है, फ्लाई ऐश से कैसे ब्रिक्स बनता है, फ्लाई ऐश से कैसे सस्टेनेबल मटेरियल बन सकता है, ये सारे हम बच्चे को सिखाते हैं। बच्चे हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज के ऊपर लोड टेस्ट करते हैं कि भाई ये ब्रिज कितना भार सह सकता है, वो सारे टेस्टिंग होता है, ठीक है। वो बच्चे हमने देखो, बच्चे हमारे टेक्निकल इसमें इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम कई सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जो हमारे कैंपस में होता है, कैंपस के बाहर होता है, वो डायरेक्टली हमारे जीवन शैली के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे बच्चे जो बेस्ट परफॉर्मर बच्चे हैं, जो किसी न किसी इवेंट पे या रिजल्ट्स में सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसको अवार्ड मिलता है हमारी यूनिवर्सिटी में। और एक हमारी यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और हमारी यूनिवर्सिटी में आपके कारिकुलम के बाहर भी आपको गेट का कोचिंग दिया जाता है, आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज का कोचिंग दिया जाता है, यूपीएससी का कोचिंग दिया जाता है। जो ये बहुत ही एक नोबल स्टेप है, जो कारिकुलम के बाहर है। आपको हम लोग एडिशनल मतलब टाइमिंग देते हैं, जिससे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, आप अपना करियर गोल को सेट कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे दीक्षांत समारोह है, जिसमें हमारे बच्चे डिग्री ले रहे हैं। थैंक यू। सो दिस वाज अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ आवर डिपार्टमेंट, एज वेल एज कि मैंने आपको दिखाया कि एक स्मार्ट सिटी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, स्मार्ट सिटी का सिविल इंजीनियरिंग उसका जो कंपोनेंट्स है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको कैसा स्किल अडॉप्ट करना है, आप आगे फ्यूचर में कौन सा जॉब में आप अपने आप को मतलब आगे इन्वॉल्व कर सकते हो, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, सारे में आप अपना स्किल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन था जो आपको मैं देने का कोशिश किया। धन्यवाद जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं। हैंड रेज करिए एंड पूछ सकते हैं। बेटा सबको समझ में आया? एक बार हाथ उठा के बताना बेटा, एक बार हाथ उठा के बोलना बेटा। अपने हैंड रेज करें अगर आपको समझ में आया है जो सर ने बोला है। हाँ जी जी, बताइए बताइए प्लीज। क्या नाम है बेटा आपका? नो क्वेश्चन। ओके ओके, नेक्स्ट किसी कोई क्वेश्चन है? बेटा नॉर्मली बीटेक करने के लिए आपको 10+2 होना चाहिए, 12th होना चाहिए आपका कंप्लीट, और विद 55% होना चाहिए आपका 12th में इन पीसीएम और एग्रीगेट भी, ठीक है। और किसी भी कॉलेज में अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना, उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, ठीक है। उसका नाम है जेईई एंट्रेंस एग्जाम। वो अगर आप क्लियर करते हैं, उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट निकलती है, उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं, काउंसलिंग होती है, फिर आपके एडमिशन होते हैं। तो आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं, आईआईटी, एनआईटी, और प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपको एडमिशन मिलता है। ओके, आप में से किसी कोई क्वेरी है तो प्लीज हैंड रेज करें अपना। बच्चे एक मैं एंड मैसेज देना चाहूंगा, जो मैं आपको पहले भी बताया। आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है, सब लोग हैंड रेज करेंगे कि आज जाके आप लोग अपना मोबाइल में जरूर चेक करिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हाथ उठाइए सब लोग हाथ उठाइए बेटा, सब लोग चेक करेंगे बेटा, सब लोग हाथ उठा के बोलिए। सब लोग चेक करिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ये आपके लाइफ के लिए, करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी लोग पढ़ेंगे। 17 जो एसडीजीज है, सब लोग पढ़िएगा और उसको समझिएगा, ठीक है बेटा। धन्यवाद।